स्टार्ट करें। अभी किसकी क्लास थी आपकी इससे पहले? जूलॉजी की। जो लास्ट क्लास में कराया समझ आया थोड़ा बहुत? ठीक है। लास्ट क्लास में हमने किस किस की बात करी थी? जब लास्ट टॉपिक की बात हुई थी, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करी थी हमने। ठीक है, उसके कुछ एक रूल देखे थे, है ना। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद दो चीज़ें पहले देखेंगे। पहली चीज़ है राउंड ऑफ, और दूसरा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, टेस्ट हो गया है क्या आप लोगों का अभी? पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसके बारे में बात हो चुकी थी हमारी वैसे। ठीक है, क्या हमने सिग्निफिकेंट फिगर के केस में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाली बात करी थी क्या? नहीं करी थी। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालना कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, उसके अलग अलग रूल तो हमने देख लिए थे। ठीक है, 0.0101, 0.0101 कितने फिगर हैं? ठीक है ना। ठीक है, तो सिंपल जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं उनको तो फाइंड आउट करना हमने सीख लिया है। ठीक है ना। हर केस में सब लोग सीधे बैठेंगे, अभी कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करेगा। ठीक है, सीधे मतलब एकदम एक्टिव हो गए। ठीक है, हमने जब सिग्निफिकेंट फिगर में बात करी तो अलग अलग तरीके से अलग अलग केस में हमसे क्या पूछता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या पूछता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछता है। तो अलग अलग केस में अलग अलग एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए। ठीक है, लेकिन जब बात आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, किसकी बात आती है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। और दूसरी बात किसकी करते हैं? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की जब बात आती है तो मल्टीप्लिकेशन का केस अलग से डिस्कस किया जाता है। मान लो हमारे पास है वैल्यू है 1.01। क्या है? 1.01। ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.033। क्या आंसर आएगा? क्या वैल्यू आ रही है? 1.01 2.033। क्या वैल्यू आ रही है? 0 पॉइंट आगे 20। क्या यही वैल्यू आ रही है सबकी? यही आएगी क्या? मल्टीप्लिकेशन करो यार, ये तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है तुमने। 1.01 है। अरे यार तुम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हो। 2.033। ठीक है, एक और 3। वैसे तो इसका आंसर ये होना चाहिए था, बट ये इसका आंसर नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है कि जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा उसको कौन डिसाइड करेगा? मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर हैं उसकी सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें कम होगी वो मेरा क्या डिसाइड करेगा? आंसर डिसाइड करेगा। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3 है। कितनी है? यहां पर 3 है, और यहां पे कितनी है?
4 है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा? 3 में आएगा। तो यहां मैं क्या रिपोर्ट करूंगा? 2.05। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा? जिस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कम है। ठीक है। तो उसी के हिसाब से मेरा आंसर क्या होगा? रिपोर्ट होगा। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर कितना आ गया? 3 के हिसाब से आ गया। ऑप्शन में वो ये भी देगा। तो सही कौन सा हो जाएगा? जिसमें आंसर किसमें है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है। ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है। दूसरा केस किसका है? एडिशन का। किसका है? एडिशन का। ठीक है। और जब बात एडिशन की करते हैं तो मान लो 2.122 इसमें ऐड किया गया 1.05, तो क्या वैल्यू आएगी? 3.172, यही आना चाहिए इनका सम। ठीक है। लेकिन एडिशन का रूल क्या कहता है? एडिशन का रूल कहता है कि अगर दो नंबर को ऐड करते हैं, अगर दो नंबर को ऐड करते हैं तो जो मेरा सम आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा? जिस नंबर के अंदर डेसिमल के बाद डिजिट कम होंगी। ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? डेसिमल के बाद जहां पे नंबर ऑफ डिजिट कम होंगी उतना ही हमारा क्या होगा? आंसर रिपोर्ट होगा। तो यहां पे डेसिमल की डिजिट कितनी है? 2, और यहां पे कितनी है? 3। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 3.17। ये बात क्लियर है सबको? क्या इसमें किसी को डाउट है? आगे चलें। ठीक है। तो ये रूल किस किस के हैं? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के। सिमिलर केस किस में होगा? सब्सट्रैक्शन में होगा। आप माइनस करोगे, डेसिमल के बाद जो छोटी टर्म होगी उसके हिसाब से हमारा क्या डिसाइड हो जाएगा? आंसर डिसाइड हो जाएगा। इसी केस के अंदर माइनस कर लो। ठीक है। माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम कितने डेसिमल पॉइंट से बताएंगे? 2 डेसिमल पॉइंट तक बताएंगे। कितने तक बताएंगे? 2 डेसिमल पॉइंट तक। ये बात क्लियर है सबको? किसी को डाउट इसमें? आगे चलें। ठीक है। तो जब आगे चलें तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। आया किसी का आंसर? फोर्थ नंबर होगा क्या? किसी का और आंसर आ रहा है अलग? ऑप्शन नंबर 4 किसका आ गया? और ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। अच्छा देखो, एडिशन का रूल क्या कह रहा है? अगर मैं 0.05 और 0.123 इनको ऐड करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी? 0.173। लेकिन रिपोर्ट कहां तक करेंगे? 2 डेसिमल प्लेस तक। तो कितना आएगा? 0.17। बात क्लियर है सबको? ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, और जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहां वैल्यू क्या आ रही है? 1.92। लेकिन इसको हम कहां तक रिपोर्ट करेंगे? 1.9 तक। ठीक है। अब दोनों के केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? सेम है। यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो जो मेरा आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए?
2। इसमें तो कितनी है, 4 है, ये तो आंसर नहीं होगा। इसमें कितना है, 3 है, ये आंसर। इसमें कितना है, इसमें कितना है, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। बात क्लियर है सबको? ठीक है। मल्टीप्लाई कब करके देखेंगे, जब यहां पर भी 2 दे दे और यहां पर भी कुछ ना कुछ 2 दे दे। सिग्निफिकेंट फिगर जब 2 आ जाएं एक साथ, तब हम उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ये बात क्लियर है सबको? आगे चलें। समझ में आया ये कैसे किया है? ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2.34 इज ऑब्टेन बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर। राउंड ऑफ तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक। ठीक है। राउंड ऑफ क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है क्या होता है राउंड ऑफ? थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं राउंड ऑफ के बारे में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन डाला इसलिए है ताकि आप राउंड ऑफ को सीख सको, ठीक है ना। अच्छा, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? बोलो। अच्छा, मान लो सिग्निफिकेंट फिगर हमें दे दी, ठीक है ना। इधर देख लो, अभी राउंड ऑफ देख लेते हैं। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर कोई भी दे दी और वो पूछ रहा है कि मुझे इतने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर रिपोर्ट करके दिखाओ, ठीक है, या तो 3 तक बोल दे या 4 तक बोल दे, तो वहां पे किस कंसेप्ट का यूज होता है, राउंड ऑफ का यूज होता है। किसका यूज होता है, राउंड ऑफ का। एक होती है हमारी प्रीसीडिंग नंबर, क्या होता है, प्रीसीडिंग नंबर, ठीक है ना, जहां तक हमें राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है। तो प्रीसीडिंग नंबर से आगे वाला जो नंबर होता है, प्रीसीडिंग नंबर से आगे वाला नंबर, उसको हम बोलेंगे फॉलोइंग नंबर। कौन सा है, फॉलोइंग नंबर। तो अगर फॉलोइंग नंबर ग्रेटर देन 5 है, क्या है, ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग नंबर में हम क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो अगर फॉलोइंग नंबर 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर क्या बन जाएगा, उसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। बात क्लियर है? ठीक है। अगर फॉलोइंग नंबर, एग्जाम्पल से सीखेंगे अभी इनको, अगर फॉलोइंग नंबर लेस देन 5 है, ठीक है, तो क्या चेंज होगा प्रीसीडिंग नंबर में, प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन, नो चेंज इन, बात कौन कर रहा है ये, प्रीसीडिंग नंबर। ठीक है। लेकिन केस आता है किसका, जब मेरा फॉलोइंग नंबर किसके बराबर हो जाए, 5 के। ठीक है। अगर फॉलोइंग नंबर इज इक्वल टू 5, ठीक है, अगर ये 5 आ गया तो 2 केस बनते हैं। और 2 केस कैसे, पहला केस क्या है, अगर ये 5 है तो पहला केस है अगर प्रीसीडिंग नंबर मेरा कैसा है, अगर प्रीसीडिंग नंबर मेरा इवन है, कैसा है, इवन है, तो वहां पे कोई चेंज होगा क्या, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। लेकिन अगर प्रीसीडिंग नंबर मेरा इवन है, ओड है, प्रीसीडिंग नंबर क्या है, अगर प्रीसीडिंग नंबर मेरा ओड है तो यहां पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। यहां पे प्रीसीडिंग नंबर +1। बात क्लियर है सबको? ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं, क्वेश्चन है 0.148, कितना, 0.148, और बोल रहा है उसको रिपोर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक।
वेरी गुड। तो अगर 0.148 है और दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो दो तक क्या है, 1 और 4, लेकिन फॉलोइंग नंबर क्या है, 8। और अभी हमने देखा अगर फॉलोइंग नंबर 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर में क्या एक हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो 0.15 हो जाएगा। बात क्लियर है सबको? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 0.3864, ठीक है, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है इसको रिपोर्ट। कितने तक, 3 सिग्निफिकेंट तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। 0 तो प्रीसीडिंग नंबर में यहां कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो फॉलोइंग नंबर है वो 5 से छोटा है। बात क्लियर है सबको? तो यहां राउंड ऑफ करके आ जाएगा 0.386। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.355। दो सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको रिपोर्ट करना है। अब दो तक करना है तो जो मेरा प्रीसीडिंग नंबर है वो क्या है, 5 है, और फॉलोइंग नंबर क्या है, वो भी 5 है, ठीक है। और प्रीसीडिंग नंबर इस बार क्या है, ऑड, और प्रीसीडिंग नंबर अगर ऑड है और फॉलोइंग नंबर 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर क्या हो जाएगा, +1। तो राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3486। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। कहां तक, क्या वैल्यू आएगी, 0.3। क्यों, क्योंकि जो मेरी फॉलोइंग वैल्यू है वो 5 से ज्यादा है, और अगर ये 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर +1। और अगर इसी में बोल दे, इसी क्वेश्चन में बोल दे कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करना है, कितने तक, 1 सिग्निफिकेंट, तो क्या आंसर आएगा, 0.3। 0.3 आएगी ना, क्यों, क्योंकि फॉलोइंग नंबर 5 से छोटा है, और अगर 5 से छोटा फॉलोइंग नंबर है तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। राउंड ऑफ सबको समझ में आया? ठीक है। तो उसी के ऊपर बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चन। ये नोट डाउन करना है किसी को, जल्दी से नोट डाउन करो अगर नोट डाउन करना है तो। नोट्स वगैरह बना रहे हो आप लोग, चेक कर सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अभी धीरे धीरे आज हम लॉस को कवर करेंगे, उन पे कुछ एक क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। आगे चले, सबने किया नोट डाउन? जल्दी करो जो रहेगा यहाँ भी 1 मिनट के अंदर। एक नोटबुक में प्रैक्टिस करो अच्छे से क्लियरली। अच्छा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब करते हो तो एक नोटबुक अलग से लगाओ, ठीक है, और क्वेश्चन की उसमें क्वेश्चन वाइज जैसे मॉड्यूल में दिए हुए हैं वैसे उसकी क्लियरली प्रैक्टिस करते चले जाओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप एक बार तो फंस जाओगे, होगा नहीं सोल्व, ठीक है ना। तो उसको स्टार मार्क करना है। पहली बार जब सोल्व किया था तो वो सोल्व नहीं हुआ था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपका देख करके वाव निकल जाएगा तुम्हारे, यार क्या क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसको दूसरे सिंबल से डबल स्टार मार्क करना कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और अगर मुझसे बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसको हमने सीख लिया है। जब आप दोबारा रिवाइज करोगे ना चीज़ों को, उस क्वेश्चन में अगर आप दोबारा फंसते हो, ठीक है, तो आप अपनी मेथडोलॉजी देखोगे बाद में कि मैंने इसको किस मेथड से सोल्व किया था। बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो ये देखो 2.34, सबसे लास्ट वाली रो, उठ के सबसे आगे आ जाओ जल्दी जल्दी, 1 मिनट के अंदर जल्दी उठो। अभी आगे बुला रहा हूं, बाद में सीधा क्लास से बाहर भेजूंगा। बताओ जल्दी। 2.34
3 4 मिल रहा है। देखो इस केस में देखते हैं पहले, अगर यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर देखूं तो कितनी है, 3 है ना, ठीक है। तो मुझे जो आंसर में चाहिए वो 3 तक चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं 4th डिजिट ऐसी रही होगी जिसने उसको क्या किया होगा, राउंड ऑफ किया होगा। इस केस में तीसरी जो डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट है, वो कैसी है, इवन है ना, और ये भी 5 से क्या है, ज्यादा है। तो इसको रिपोर्ट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, 2.35 आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। अगर इस केस में देखता हूं, प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, 5, और जो फॉलोइंग डिजिट है वो क्या है, 5 है। तो ये ओड है और ये 5 के बराबर है। जब ये ओड होती है, ठीक है, और ये 5 के बराबर होती है, तो इसमें क्या होता है, एक ऐड हो जाता है। तो वैल्यू क्या आएगी, 2.36। इसकी बात कर लेते हैं, 2.335। यहां पर प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ओड, ठीक है, और फॉलोइंग डिजिट क्या है, 5 है। तो अगर यहां पे ओड होता है 5 के केस में, तो ये 3 से क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, 2.34। और इसके केस में क्या होगा, नो चेंज होगा, क्या वैल्यू आएगी, 2 ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो ये तो 5 से छोटा है, तो यहां पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो ऑब्टेन हुआ है वो हमें किससे हुआ है, थर्ड से। बात क्लियर है सबको, ठीक है। आगे चलें, ये क्वेश्चन देखो, इसको कोई करके दिखाओ जल्दी से, 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको। कैसे हुआ बताओ जल्दी करके, फोर्थ कैसे होगा, देखो, द रेडियस ऑफ डिस्क इज 1.2 सेंटीमीटर, इट्स एरिया अकॉर्डिंग टू आइडिया ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। डिस्क अगर सर्कुलर है तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो 3.14 इंटू रेडियस कितना गिवन है, 1.2 इंटू 1.2, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। और मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या कहता है कि जो भी आंसर आएगा हमारा, उसको कौन डिसाइड करेगा, वो नंबर जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। तो यहां पे सबसे कम वाला कौन है, 1.2। तो जो हमारा आंसर आएगा जाहिर सी बात है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, 2 में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां कितनी फिगर है, 5 है, इस केस में 4 3 2, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। बात क्लियर सबको, ठीक है। अगर जिसने नहीं देखा होगा वो पहले इसको पूरा मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेगा सबसे ज्यादा वाला और इसको टिक करके आएगा, और वहीं उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कह रहा है, जो नंबर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर में है उसी के हिसाब से हमारा क्या होगा, आंसर रिपोर्ट होगा। बात क्लियर है सबको, ठीक है। आगे चले, अगला टॉपिक जो आता है, ये क्वेश्चन आप कर लेना, बीच में 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, हो गए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है क्या, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। वैसे तो इस क्लास में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। क्या होता है प्रिसीजन, कोई बता सकता है, हाथ ऊपर करके बोलो। हाँ, कोई और, अच्छा, बैठो। आर्चरी का गेम देखा है या फिर तीरंदाजी जिसको बोलते हैं हम, तो वहां पे जो सबसे मिड में होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, 10, है ना। और 10 को हम मान लेते हैं ट्रू वैल्यू, क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू। तो मैंने अलग अलग केस में, ठीक है, अलग अलग केस में उस पर तीरंदाजी करी
और अलग अलग केस में उस पर क्या लगा, जाके तीर लगा। ठीक है, तो पहले केस में क्या हो सकता है, मान लो कुछ इस तरीके का बोर्ड होता है वो, ठीक है। तुम लोग बात क्यों कर रहे हो, क्या परेशानी है? मैं एक एक करके भगा दूंगा क्लास से बाहर। कभी तुम्हें फैन की इशू है, दो चार बच्चे बात करते रहेंगे, बाकी क्लास डिस्टर्ब होती रहेगी। ये वैल्यू जो दे रहा है हमें यहाँ पे, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ट्रू वैल्यू। किसके बारे में बात कर रहा है, ट्रू वैल्यू के बारे में। ठीक है, अब देखो, पहली बार जब उस पे एरो डाला गया, तो मान लो एरो आया यहाँ पे, कहाँ पे आया, इस रीजन में। ठीक है, दूसरी बार एरो डाला गया तो भी इधर आया। ठीक है, तीसरी बार एरो डाला तो भी इसके नजदीक आया, और फोर्थ टाइम भी कहीं आसपास आई। मतलब चारों केस में मेरी जो वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू पे नहीं आ रही है, वो कहाँ आ रही है, कहीं और आ रही है। लेकिन वो चारों वैल्यू एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। ये बात क्लियर है? ठीक है, उसका जो रिजल्ट है ना, वो प्रिसाइज आया है। कैसा आया है, प्रिसाइज आया है। लेकिन एक्यूरेट कब आता, जब वो फेंकता उसको और वो वहां पे कहां पे जाके लगता, ट्रू वैल्यू पे। तो इस केस में जो रिजल्ट आता वो कैसा आता, एक्यूरेट आता। जहां पर मेरा जो वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, ट्रू वैल्यू के। तो वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसको हमने केमिस्ट्री में देखा है, वैसे तो फिजिक्स में भी होता है ये। ठीक है, जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट को पहली बार करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। फिर उसको दोबारा से रिपीट किया, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। फिर तीसरी बार रिपीट किया, उसने कुछ वैल्यू आई। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू जो आपने ऑब्जर्व की है वो यूं की यूं सेम आ जाए, किसके, ट्रू वैल्यू के, तो मतलब हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसी है, एक्यूरेट है। कैसी है, एक्यूरेट है। या तो तीनों वैल्यू एक्यूरेट के बराबर आ जाए, ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाए, तो एक्यूरेसी होगी। या फिर तीनों का एवरेज, तीनों का एवरेज अगर वो भी मेरा ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाता है, तो भी मैं उसको क्या बोलूंगा, एक्यूरेसी। क्या बोलूंगा, एक्यूरेसी। लेकिन ऐसा केस जहां पे तीनों वैल्यू का एवरेज ट्रू वैल्यू के बराबर भी है, ठीक है, और तीनों वैल्यू एक दूसरे के आसपास भी हैं, तो वो एक्यूरेट भी होगी और वो प्रिसाइज भी होगी। प्रिसाइज इसलिए क्यों, क्योंकि उनकी तीनों की वैल्यू क्या एक दूसरे के आसपास है। और एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि तीनों का एवरेज किसके बराबर आ रहा है, ट्रू वैल्यू के बराबर आ रहा है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, जो बेसिक डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, वो डिफरेंस समझ आया सबको? ठीक है, तो ये किसके बारे में बात हुई, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। एक एक करके देखते हैं। एक्यूरेसी रेफर्स टू, ये जो लाइन लिखी हुई इनका मतलब समझो। क्यों, क्योंकि ये किस में आते हैं क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग में आते हैं। किस में आते हैं, असर्शन और रीजनिंग में। एक्यूरेसी रेफर्स टू लेवल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एक्चुअल मेजरमेंट एंड एब्सोल्यूट मेजरमेंट। एब्सोल्यूट मेजरमेंट का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, और एक्चुअल मेजरमेंट जो हमने मेजर किया है। ठीक है, तो अगर वो एग्री हो जाते हैं, ठीक है, जो मैंने मेजर किया है वो भी 10 है और ट्रू वैल्यू भी कितना है, 10 है, तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे, एक्यूरेसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक्यूरेसी की। लेकिन बात है प्रिसीजन की। प्रिसीजन इंप्लाई द लेवल ऑफ वेरिएशन, किसके बारे में बात करता है, लेवल ऑफ वेरिएशन दैट लाइज इन द वैल्यू ऑफ सेवरल मेजरमेंट ऑफ सेम फैक्टर। किसी भी सेम फैक्टर की हम अलग अलग, ठीक है, क्या करते हैं, वैल्यू को मेजर करते हैं। पहली बार आया 1.99, दूसरी बार आया 2.0, तीसरी बार आया 2.01। तो तीनों के केस में क्या होगा, क्या लेने आए हो?
ठीक है, तो उस केस में किसकी बात करेंगे? प्रिसीजन की बात करेंगे। दूसरा क्या है? इट रिप्रेजेंट हाउ क्लोजली द रिजल्ट एग्री टू द स्टैंडर्ड वैल्यू। किसको रिप्रेजेंट करता है? कि ट्रू वैल्यू को हम कितना क्लोजली एग्री करते हैं। तो कब किसकी बात करते हैं? एक्यूरेसी की बात करते हैं। लेकिन प्रिसीजन में ऐसा नहीं है। प्रिसीजन में कैसा है? एक दूसरे के साथ वो कितना एग्री करते हैं। 3 ऑब्जर्वेशन ली, ठीक है, वो ट्रू वैल्यू से एग्री करे या ना करे, लेकिन वो एक दूसरे से कितना एग्री करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? प्रिसीजन की बात करते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अभी हमने देखा डायग्राम में जो तीनों वैल्यू थी वो एक दूसरे को क्या कर रही थी? एग्री कर रही थी। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या थी? प्रिसाइज थी। बात क्लियर है? तीसरा क्या है? अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, तो सिंगल फैक्टर और मेजरमेंट आर नीडेड। अगर मैं एक एरो डालता हूं और वो यू का यू 10 पे चला गया, तो मेरी ट्रू वैल्यू और जो मेरी ऑब्जर्व वैल्यू है वो दोनों क्या हो गई? सेम हो गई। तो अब क्या मुझे और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू बराबर आ चुकी हैं। तो मेरी जो वैल्यू आई है वो कैसी आई है? एक्यूरेट आई है। कैसी आई है? एक्यूरेट आई है। ठीक है, लेकिन वेरिएशन जहां पे आती है वैल्यूज में, क्या आती है? वेरिएशन। तो हमें मल्टीपल टाइम ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती है, और मल्टीपल टाइम ऑब्जर्वेशन की बात होगी तो किसकी बात होगी? प्रिसीजन की बात होगी। किसकी बात होगी? प्रिसीजन की। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज पॉसिबल फॉर ए मेजरमेंट टू बी एक्यूरेट ऑन कंसिस्टेंटली एक्यूरेट, इट शुड बी प्रिसाइज ऑल्सो। इसका क्या मतलब है? अगर मान लो कोई वैल्यूज हैं, 4 वैल्यू, ठीक है, और वो एक्यूरेट हैं। कैसी हैं? एक्यूरेट हैं। तो चांस है कि वो कैसी हो सकती हैं? साथ में प्रिसाइज हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? प्रिसाइज हो सकती हैं। लेकिन अगर बात करूं यहां पे, तो रिजल्ट जो हैं प्रिसाइज हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो एक्यूरेट हो। अभी हमने बात करी, ठीक है, अगर सारे के सारे पॉइंट मुझे 9 या 8 पे मिल रहे हैं, तो सारे पॉइंट क्या हैं? प्रिसाइज तो हैं, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। तो ये बात है, या फिर कह सकते हैं कि द रिजल्ट कैन बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। बात क्लियर है? कुछ रिजल्ट ऐसे होंगे जो प्रिसाइज तो होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है वो ट्रू वैल्यू के बराबर आए, तो वो एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है। बात क्लियर है सबको? ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है किसमें? एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। आगे बढ़े, ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, ताकि और भी क्लैरिटी हमें इसमें मिल जाए। देखो, द लेंथ ऑफ ए मॉडल इज 260 मीटर। कितनी लेंथ है? 260 मीटर। ए गर्ल मेजर इट्स लेंथ एंड फाइंड इट टू बी, 4 वैल्यू दी हुई है अलग अलग ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, 4 बार उसने उसकी लेंथ को मेजर किया और 4 बार क्या वैल्यू आई? 262.2, 261.1, 259.3 और 258.7। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हर मेजरमेंट? फर्स्ट ऑर्डर होगा। फर्स्ट क्यों होगा? पहली बात तो चारों वैल्यू की ऑब्जर्वेशन की हम क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? एवरेज। और एवरेज फाइंड आउट करने पर अगर इसके बराबर वैल्यू आ जाती है तो क्या हो जाती है? एक्यूरेट। क्या हो जाती है? एक्यूरेट। और सारी की सारी वैल्यू एक दूसरे के क्या हैं? नजदीक हैं, आसपास हैं, तो प्रिसाइज तो वो ऑलरेडी हैं। ठीक है, इसका एवरेज लेके देखना किसके आसपास वैल्यू आएगी? 260 मीटर के। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलें। आज हम इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आज हम जिसकी बात करेंगे वो हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो, जब मोल कंसेप्ट की बात होती है तो धीरे धीरे हम जो कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं वो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। इसके जो 2-3 लॉ हैं उनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यूज होती है हमारी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, सबसे पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया था इसको? एंटोनी लेवॉइजर। ठीक है, और दूसरा क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
जोसेफ फ्रॉस्ट। और तीसरा कौन है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जॉन डाल्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फोर्थ वन क्या है? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गेलुसेक्स, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। और फिफ्थ वन इज एवोगैड्रो लॉ। क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। किसने दिया था? एवोगैड्रो। ये दो लॉ हैं, गैसियस वॉल्यूम और एवोगैड्रो लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट के अंदर ये कहाँ लग जाते हैं, आप उसको यूज भी करते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसकी बारी आती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसका क्या मतलब है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, एक पार्ट होता है रिएक्टेंट और दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट। तो जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा, यूज होगा, उतना ही मास प्रोडक्ट का फॉर्म होगा। तो जो नेट केमिकल रिएक्शन के अंदर मैटर का मास है वो क्या है? कंजर्व्ड है। क्या है? कंजर्व्ड है। ये बात क्लियर सबको? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टोटल मास वो क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहेगा? इट रिमेन कांस्टेंट। और एग्जांपल क्या है? कैल्शियम क्लोराइड लिया है और दूसरा क्या है? Na2SO4। तो अगर मैं इनकी रिएक्शन कराऊं CaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है, क्या बनेगा? CaSO4 प्लस NaCl। बात क्लियर है? यहां पे सोडियम कितने हैं? 2, तो यहां पे 2 लिख सकता हूं। यहां पे क्लोरीन 2 है, यहां पे भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसी लॉ के बेसिस पे मैं अपनी रिएक्शन को क्या करता हूं? बैलेंस करता हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख सकते हो, रिएक्शंस आर बैलेंस्ड, रिएक्शन आर बैलेंस्ड ऑन बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम बैलेंस करते हैं किसके बेसिस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे। अच्छा, मान लो किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने? किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। तो अगर मेरा रिएक्टेंट रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन कोई रिएक्शन ऐसी हुई मान लो जहां पे पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था जो किस में जा रहा है? प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, होना तो यही चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यही होना चाहिए, ठीक है ना। जितना रिएक्टेंट का मास होगा टोटल रिएक्टेंट मिला करके, तो अगर मेरे पास है A प्लस बी गिव C प्लस डी, क्या है? A प्लस बी गिव C प्लस डी। तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लगाऊंगा? मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इक्वल टू मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। और अगर किसी एक का मास निकालना है अननोन का और बाकी का मास गिवन है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, अगर मेरा पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो तब कैसे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मान लो, ध्यान से सुनना इस चीज को,
ये दिख रहा है सबको इधर? तो अगर मान लो दे दे क्वेश्चन में कि रिएक्टेंट लिया था 10 ग्राम, कितना? 10 ग्राम, है ना? ए से जा रहा है बी में, अभी ध्यान से सुनते जाना, ये 10 ग्राम लिया, कितना लिया? 10 ग्राम, और ये सिर्फ 5 ग्राम ही कन्वर्ट हुआ मेरे प्रोडक्ट में, कितना? 5 ग्राम। तो मेरा बी कितना बनेगा? 5 ग्राम। लेकिन अभी भी मेरा जो ए बचा है वो कितना बचा है? 5 ग्राम बचा है। तो इस पोजीशन पे आकर के मेरा 5 ग्राम क्या बचा हुआ है? ए बचा हुआ है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ ए, टोटल मास ऑफ ए विल बी इक्वल टू मास ऑफ बी फॉर्म्ड, ठीक है? मास ऑफ बी फॉर्म्ड, मास ऑफ बी फॉर्म्ड प्लस मास ऑफ ए अनरिएक्टेड, मास ऑफ ए अनरिएक्टेड। ऐसा क्यों लिखा मैंने? देखो, अगर ये 10 ग्राम है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन ये 10 का 10 ग्राम अगर पूरा यूज हो जाता तो बी कितना बनता? 10 ग्राम बनता। तब मैं क्या लिख देता? टोटल मास ऑफ ए इक्वल टू टोटल मास ऑफ बी, ये लिखता। लेकिन इस बार क्या हुआ है? ए पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है। कितना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 5। तो बी में जो कन्वर्ट हुआ है वो मास, और जो बाकी ए रह गया है वो मास कहाँ जाएगा? यहाँ पे, मास ऑफ ए अनरिएक्टेड। अच्छा, चेक कर लेते हैं, ए का मास कितना था? 10 ग्राम था कि नहीं था? कितना था ये? 10 ग्राम, ठीक है। दूसरी साइड भी कितना आना चाहिए? 10 ग्राम। मास ऑफ बी फॉर्म कितना है? 5 ग्राम, और मास ऑफ ए अनरिएक्टेड 5 ग्राम है। तो टोटल मिला के कितना आ गया? 10 ग्राम आ गया। मोल कंसेप्ट में ये वाली चीज बहुत यूज होने वाली है, बहुत यूज होगी। बात क्लियर है सबको? ठीक है। जब भी रिएक्शन होगी तो जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास पूरा का पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। अगर मैं दूं a प्लस बी, लिखो जल्दी से, a प्लस बी गिव्स c, a प्लस बी गिव्स c। a का वेट है 10 ग्राम, उसके नीचे 10 ग्राम लिखो, और b का वेट है 10 ग्राम, ठीक है। नीचे स्टेटमेंट लिखो, अनरिएक्टेड a इज 5 ग्राम, अनरिएक्टेड a इज 5 ग्राम, ठीक है। लिखा सबने? विल इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और कैसे फॉलो होगा उसकी इक्वेशन देनी है। जैसे मैंने ये लिख के बताया आपको, ऐसे ही आपको उसकी इक्वेशन लिख के बतानी है। ए का कितना यूज हुआ? सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम। बी कितना बनेगा? समझ गए क्या? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए प्लस बी मुझे क्या दे रहा है? सी दे रहा है, ठीक है। सी दे रहा है, ठीक है। ये कितना ग्राम है? 10 ग्राम है, और ये भी कितना है? 10 ग्राम है। लेकिन जो ए रिएक्ट कर रहा है वो कितना है? 5 ग्राम है ना? तो मतलब ए से जो सी बनेगा वो कितना बनेगा? 5 ग्राम, और बी से कितना बनेगा? 10 ग्राम। तो मेरा जो सी बनेगा वो कितना बनेगा?
15 ग्राम। कितना बनेगा बेटा जी? 15 ग्राम। ये खत्म हो चुका है। ये कितना बचा हुआ है? 5 ग्राम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है। और स्टार्टिंग में अगर मैं देखूं मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 10 + 10 20। तो मास ऑफ रिएक्टेंट मेरा कितना है? 20 है। मास ऑफ रिएक्टेंट 20 ग्राम है। ठीक है। लेकिन इस बार कौन है? एक अनरिएक्टेड बचा हुआ है। ठीक है। तो अनरिएक्टेड के केस में क्या करते हैं? मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड ए। मास ऑफ अनरिएक्टेड ए। मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 15 ग्राम है। कितना है? 15 ग्राम। और अनरिएक्टेड ए का मास कितना है? 5 ग्राम है। कितना है? 5 ग्राम है। तो आंसर कितना आ गया? 20 ग्राम। मतलब जो मास ऑफ रिएक्टेंट है और मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस अनरिएक्टेड वो क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। बात क्लियर आई सबको? ठीक है। अगर कोई स्पीशीज कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर रही है तो उसको कहां पे जोड़ोगे? प्रोडक्ट के अंदर। किसमें जोड़ोगे? प्रोडक्ट में जोड़ दोगे। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ, क्यों ऐड होगी? देखो, एक बर्तन है मेरे पास छोटा सा जिसमें ए और बी है। ठीक है। और मैंने इनकी क्या कराई? रिएक्शन करा दी। आधे घंटे बाद मैंने उसको देखा खोल करके, सी तो बना हुआ है लेकिन साथ में और क्या पड़ा हुआ? थोड़ा सा ए पड़ा हुआ है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ए और बी लिया था, दोनों को कितना ऐड किया था? 10-10 ग्राम। ठीक है। तो जब बाद में मैं वेट मेजर करूंगा तो बाद में जो वेट आएगा वो किसके कारण आएगा? जो सी बन गया है एक तो उसके कारण आएगा, और जो साइड में ए अनरिएक्टेड है उसका भी तो वेट मेजर करूंगा मैं। बात समझ रहे हो? जो रिएक्ट नहीं किया है। तो स्टार्टिंग में 10-10 ग्राम थे, थोड़ी देर बाद बर्तन में देखा सी बन गया है कुछ, और साथ में क्या पड़ा हुआ है? ए पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग का मास कितना है? 20 ग्राम है। लेकिन बाद वाला मास कितना है? 15 ये है और 5 ये हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो ही होगा। मतलब समझ में आया सबको? ठीक है। क्लियर है चीज? आगे चले? नोट डाउन किया? ठीक है। देखो, पहला केस व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कंज्यूम, बात कर चुके हम इसकी। ठीक है। जब सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट के। केस 2 किसके बारे में बात कर रहा है? व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम। ए पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हुआ था, तो उसके केस में क्या होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। ठीक है। इसको देखने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर है? दो बातें यहां पे बताई हुई हैं। केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। ठीक है। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शन। पूछा जाता है क्वेश्चन। आया है क्या? टेस्ट में आया है? किस किसने कर दिया था? वेरी गुड। होशियार तो तुम हो, थोड़ी सी बदमाशी करते हो बस, वैसे काम खींचते हो तुम लोग। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, कौन सी होती है न्यूक्लियर रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं? एटॉमिक। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी होती है। लिखो साइड में होमवर्क, व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्शन। जो ये पॉइंट समझ गया ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, उसके लिए आगे बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। सबको समझ में आया नहीं क्या हुआ है? एक कंसेप्ट आता है बाद में आगे चल के, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आता है? लिमिटिंग रिएजेंट। वहां से कनेक्ट करेंगे हम इसको। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो बिना बात नहीं पढ़ रहे हैं, लोगों को पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन भी देखनी है, और एप्लीकेशन मैं बताता जाऊंगा एक एक।
क्लियर है ये बात सबको? आगे चलें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, वट वेट ऑफ BaCl2? BaCl2 क्या होता है? बेरियम क्लोराइड वुड रिएक्ट विद 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस 46.6 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट एंड 23.4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। इजी है ये तो। रिएक्शन लिखनी है सबसे पहले। रिएक्शन क्या है? BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है। ये मुझे क्या देगा? BaSO4 प्लस 2NaCl। ये आ रहा है क्या सबका? यही मुझे चाहिए। रिएक्शन लिख दूं तो उससे आंसर पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। इसका वेट पूछा हुआ है x, Na2SO4 का कितना है? 24.4 ग्राम, ठीक है। BaSO4 का कितना है? 46 और सोडियम क्लोराइड का कितना है? 23.4 ग्राम। उसने ना तो ये बात करी है कि कोई पूरा यूज हुआ है, कम यूज हुआ है, ऐसी कोई भी बात नहीं करी गई है। तो इसका वेट प्लस इसका वेट बराबर हो जाएंगे, इसका वेट प्लस इसका वेट, और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। क्या आंसर आ रहा है? क्लियर है सबको ये बात? क्लियर है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, जल्दी से। Which of the following data illustrate the law of conservation of mass? पहला क्या है? 56 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। तो पहली रिएक्शन क्या है? C प्लस O2 क्या दे रहा है? CO2। इसका वेट कितना है? 56 ग्राम, और इसका 32 ग्राम। ये 56 ग्राम है, ये 32 है, और CO2 कितना है? 44 ग्राम। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ? नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? AgNO3 रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस AgCl एंड HNO3। तो इस केस में क्या होगा? AgNO3 AgCl प्लस HNO3। क्या यहां पे फॉलो हो पा रहा है क्या? क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका वेट कितना है? 1.70 ग्राम। कितना है? 1.70 ग्राम। और ये क्या दिया हुआ है? मोल दे दिया है उसने। क्या दे दिया है? मोल। और मोल के बारे में तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। दूसरा वेट क्या दिया हुआ है? 1.435 ग्राम ऑफ AgCl, 1.435 ग्राम एंड 0.63 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है। तो ये जो HCl का मोल दे दिया है, इसका मास में लिख देता हूं। बाद में आपको सिखाऊंगा कि मोल से मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका मास क्या होगा? 0.365 ग्राम। अब बता सकते हो क्या? क्या अब फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इसका वेट कितना है? 0.365। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 0.01 से। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1.70, 0.365, 2.065। लेकिन इस साइड में चेक करूंगा तो 1.435 और क्या है? 0. ये तो मैच कर रहा है, और ये इसको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है। 36 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 48 ग्राम ऑफ SO2। क्या हुआ? ये सही नहीं है?
2 होगा। और फोर्थ कौन बोल रहा था? सल्फर प्लस O2 SO2 36 प्लस 16। अरे यार 32 लिख दिए थे अपनी मर्जी से। जब वेट गिवन 36 ग्राम है और इसका कितना है 16 ग्राम है और ये कितना है 48 ग्राम है, तो क्या ये बराबर हैं? तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज हीटेड इन वैक्यूम एंड ऑन कूलिंग देयर इज नो चेंज इन मास। तो हीट किया गया उसको, ठीक है ना, और कूलिंग, तो ये तो बात है ही नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, ठीक है। तो ये भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। फॉलो कहाँ हो रहा है? जहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या है, सेम है। और ये क्वेश्चन पता है कब पूछता है? जब आप मोल कंसेप्ट सीख लेते हो एक बार हल्का सा, वो दोबारा याद दिलाता है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है कि नहीं। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, आगे चले। ये किसकी बात थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम रिएक्शन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है। अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। किस किस को ये लॉ समझ में आया थोड़ा बहुत? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई यहाँ से नोट्स बनाना चाह रहा है, ठीक है ना, कुछ पॉइंट ऐसे जो आप ऐड करना चाह रहे हो, एक काम आप कर सकते हो, या तो यहीं साथ में ऐड हो जाएंगे, या फिर एक बार जो पीपीटी आती है उस पे से गो थ्रू करना है 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, जो पॉइंट आप उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बात क्लियर है सबको? ठीक है ना। ऐसा नोट्स बनाने के लिए परेशान नहीं होना है कि रह गया पॉइंट मेरा, ऐसा कुछ पॉइंट है जो रह गया है, और जो पॉइंट रह जाता है एक बार बोल दिया करो तो मैं उसको वापस भी कर दूंगा। बात क्लियर है? दूसरा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट पोजीशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस बोतल के अंदर वाटर की बात करूं, ठीक है, कुछ वाटर है जो आप अपने हॉस्टल से लेके आए होगे, है ना, और ये तो इंस्टीट्यूट से है, और कुछ पानी होगा जो मैं नदी से ले आऊं, है ना। अगर मैं वाटर कहीं से भी लेके आऊं, कोई भी सोर्स हो वाटर का, ठीक है, तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी, हमेशा वाटर क्या मिलेगा, H2O। और अगर वेट की बात करूं, किसकी, वेट की, तो यहां पे हाइड्रोजन का कितना वेट है, 2 ग्राम। कितना है, 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो 1:8। या तो H2O को मैं कहीं से वेपर बना के निकालूं, ठीक है, या फिर कुएं से लाऊं, नदी से लेके आऊं, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ के वाटर को प्रोड्यूस करूं। कैसे भी प्रोड्यूस करूं, ठीक है, वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो फिक्स रहेगी, वो क्या है, 1:8। लेकिन रेशियो किसकी है, मास की रेशियो है। किसकी रेशियो है, मास की रेशियो। The elements are always present in definite proportion by mass। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर दूसरा एग्जांपल लूं मैं CO2 का, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, CO2, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमने CO2 को रिलीज किया। दूसरी एक प्रोसेस है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला, साथ में क्या मिला, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी प्रोसेस है C+O2, क्या देगा, CO2। कहने का मतलब है चाहे रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 बाहर निकली हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से बाहर आई हो, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ने से बाहर आई हो CO2। CO2 में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो कितना होगा, 12:32, ठीक है। बात क्लियर है? चाहे CO2 यहां से आई हो चाहे यहां से आई हो, उसमें जो एलिमेंट्स हैं
और एलिमेंट कौन कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन। उनकी जो मास की प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। चाहे यहां से CO2 आ जाए या यहां से आ जाए या ये वाला कौन सा है, रेस्पिरेशन से आ जाए। ये बात क्लियर है सबको? सोर्स चाहे कोई भी हो, ठीक है, जो उसकी रेशो है वो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। किसकी रेशो? एलिमेंट्स के मास की रेशो। एलिमेंट्स के मास की रेशो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। और ये बोलता कौन है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें किसी को डाउट? किसी को भी डाउट एक को भी पूछ सकता है कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे आइडिया नहीं लगा है। आगे चलें, ठीक है, बातें क्लियर है सबको इसमें, इस लॉ के अंदर? ठीक है, ये क्वेश्चन है एक, टेस्ट में आया था क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा एक बात बताओ, जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलता है, तो कई बार तो वो NO2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है? NO2। कई बार वो हो जाता है N2O5। क्या हो जाता है? N2O5। कई बार हो जाता है N2O3। तो तीनों के केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। कार्बन का जो ऑक्साइड था CO2, ठीक है, वहां रेशो क्या थी? फिक्स थी। और यहाँ पे रेशो फिक्स नहीं है। और अगर रेशो फिक्स नहीं है तो यहाँ पे नाइट्रोजन मल्टीपल कंपाउंड बनाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इसलिए वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर पाता है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर हुआ? उसके जो ऑक्साइड हैं वो अलग अलग ऑक्साइड बनते हैं और उसके कारण मल्टीपल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किसका? मल्टीपल कंपाउंड का। दो एलिमेंट मिल करके मल्टीपल कंपाउंड बना रहे हैं तो वहां पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होगा। समझ में आई बात? ठीक है, क्या तो ऑप्शन नहीं आया था? क्या आया हुआ था? और क्या आया हुआ है? चलो देखते हैं उसको बाद में, ठीक है, क्लास के बाद में चेक करते हैं उसको। ये बात क्लियर है सबको अभी तक? ठीक है, आगे चलें। अगला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं इस लॉ के अंदर। इस लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ? द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट दैट व्हेन टू एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना इस बात को, कोई बाद में ये ना आके बोले कि मुझे लॉ समझ में नहीं आया। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं और किसी से पूछ भी सकता हूं समझाने के बाद कि क्या है ये लॉ। क्या कह रहा है? व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। बात कितने एलिमेंट की हो रही है? दो एलिमेंट की। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे? दो एलिमेंट की बात हो रही होगी। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो कंपाउंड एक से ज्यादा बनेंगे, ठीक है। देन द डिफरेंट मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, कोई एक एलिमेंट होगा जिसका मास क्या होगा? अलग होगा हर केस में, ठीक है। सामने देखो सब लोग, ठीक है, कितना होगा? अलग होगा। विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर, और दूसरे का मास क्या होगा? फिक्स होगा, प्रेजेंट इन सिंपल रेशो। मतलब क्या है स्टेटमेंट का? ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है। एलिमेंट कितने हुए? दो, ठीक है। तो CO ने मिल करके या तो बनाया CO, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में क्या होता है ना बेटा, जब हम कार्बन की कंबशन करते हैं, क्या करते हैं? कंबशन। और कंबशन क्या होता है? आमतौर पे कंबशन होता है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन अगर मैं करूंगा तो मेरा क्या बनेगा? CO2। और वो इनकम्प्लीट होगा तो क्या बनेगा? CO।
तो इस केस में अगर कार्बन का मास 12 ग्राम है तो ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट केस में कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का कितना है 32। तो जब दोनों कंबाइन हुए और एक से ज्यादा उन्होंने क्या दिए कंपाउंड दिए, तो यहां कितने हैं 2, ठीक है। तो वहां पर एक का मास क्या होगा फिक्स होगा, एक का मास क्या होगा फिक्स होगा, और जिसका मास वेरी कर रहा है, किसका मास वेरी कर रहा है ऑक्सीजन का, तो उनके जो मास की रेशियो होगी, उनके मास की क्या रेशियो, यहां पे ऑक्सीजन का मास कितना है 16 और यहां पे कितना बेटा 32, तो ये जो रेशियो होगी 1:2, ये होगी सिंपल होल नंबर रेशियो। बात समझ में आई है। कार्बन का मास फिक्स है, जिसका मास वेरिएबल है, जिसका मास चेंज हो रहा है, उसके मास की रेशियो क्या आ जाएगी फिक्स आएगी, होल नंबर रेशियो में आएगी। किस में आएगी होल नंबर रेशियो। एग्जांपल दूं एक और, लिखो H2O और H2O2, इसमें ऑक्सीजन की रेशियो निकाल के बताओ जल्दी से। H2O और H2O2, दोनों के मास की रेशियो बताओ ऑक्सीजन दोनों के केसेस में आ रही है क्या। H2O, पहली बात तो क्या देखना है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, मतलब दो एलिमेंट हैं, ठीक है। तो बनाया है इसने क्या H2O और एक और ऑक्सीजन जुड़ के ये बना सकता है H2O2। H2O2 का नाम क्या होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, लिख लो इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये बड़े काम की चीज है हमारे लिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहां पे जो रेशियो है 2:16 है और यहां पे क्या है 2:32 है। तो दोनों के केस में जो ऑक्सीजन की रेशियो है मास की वो कितनी आ जाएगी 16:32, 1:2 आ गई होल नंबर में, सिंपल होल नंबर में आ गई। क्लियर हुई ये बात, किसी को डाउट इसमें। इसके बारे में किसने बात करी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और कहीं पर कोई क्वेश्चन आ जाए पहचानोगे कैसे, सबसे पहली बात एलिमेंट कितने होंगे 2 दिए होंगे, दूसरी बात एक का मास क्या होगा फिक्स होगा और दूसरे का क्या होगा वेरिएबल होगा, बस बात क्लियर है, ठीक है। और कंपाउंड कितने बन रहे होंगे एक से ज्यादा, एक ही कंपाउंड की अगर बात करेगा तो किसकी बात कर रहा है मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, लेकिन एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं कितने एलिमेंट से 2 एलिमेंट से, तो किसकी बात करेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या सबको क्लियर है, आगे चलें, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 36.65%, इतना परसेंट और इतना परसेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट। ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, क्या है ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या हो रही है वेरी कर रही है। तो किसी एक एलिमेंट का अगर मास वेरी करता है तो उसमें कौन सा लॉ फॉलो होता है मल्टीपल प्रपोर्शन। क्या बात समझ में आई, क्लियर हुआ सबको, ठीक है। देखते ही पहचानोगे क्वेश्चन को, ये देखो कॉपर फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, कॉपर जो है 2 ऑक्साइड बनाता है, पहला क्या है क्यूप्रस और दूसरा क्या है क्यूप्रिक ऑक्साइड। विच लॉ कैन बी प्रूव्ड बाय द वेट्स ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि क्या क्या बनेगा यहाँ पे Cu2O और CuO, ऑक्सीजन का मास क्या है फिक्स है, क्या है फिक्स है, चेंज किसका हो रहा है कॉपर का मास, क्योंकि यहां पर कॉपर का मास है 63.5 और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों के मास की क्या लेंगे रेशियो लेंगे, जो क्या आएगी 1:2, और ऑक्सीजन का मास इस केस में क्या है कांस्टेंट है, कितना 16 ग्राम। तो ये किसको फॉलो करेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। आगे चलें, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
तीसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। किसने दिया था इसको? ठीक है, रिचर ने इसको दिया था, और ये बहुत अच्छा लॉ है, मतलब बहुत बेहतरीन लॉ भी है ये, और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को। ठीक है, लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे? अगर कार्बन है, मान लो, सुनते जाना भी एग्जाम्पल को, क्योंकि एग्जाम्पल से लॉ जल्दी समझ में आते हैं। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना रहा है? CO2। क्या बना रहा है बेटा जी? CO2। ठीक है, और अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो उसने मीथेन गैस बनाई। क्या बनाई? मीथेन गैस। और मीथेन गैस क्या है मेरी? CH4। दोनों के केस में कॉमन क्या है? कार्बन। कॉमन क्या है? कार्बन। तो कार्बन का वेट कितना है? यहां पे 12 ग्राम है, और यहां पे भी कितना है? 12 ग्राम है। बात समझ में आ रही है? दोनों कंपाउंड में देख के बता सकते हो एलिमेंट कितने हैं टोटल? एलिमेंट कितने हैं? 3 हैं। तो 3 एलिमेंट देखते ही मल्टीपल प्रोपोर्शन की तो बात नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहां पे CO2 है, कार्बन 12 है, कार्बन 12 है। ऑक्सीजन का कितना मास है? 32। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो हो क्या रहा है? एक बार कार्बन से जाके कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। और एक बार कार्बन से जाके कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। तो कार्बन तो ऐसे ही बैठा हुआ है, एक बार कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन, और एक बार कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। मैं तो कांस्टेंट हूं मास में, कितना? 12 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ा आकर के, तो क्या बन गया? CO2। हाइड्रोजन जुड़ा 4 ग्राम आकर के, क्या बन गया? मीथेन बन गया। तो मेरा ये भी दोस्त है और मेरा ये भी दोस्त है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर मेरा कोई फ्रेंड है A और मेरा कोई फ्रेंड है B, तो कुछ दिनों बाद A और B भी आपस में क्या हो जाते हैं? फ्रेंड बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हमारा कोई दोस्त है A और दूसरा दोस्त है B, तो कभी हम मिले तो कुछ दिनों बाद A B भी क्या हो जाते हैं? दोस्त बन जाते हैं। मतलब वो भी इंटरेक्ट करेंगे, और उनके बीच में भी क्या होती है? रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिएक्शन होती है। तो सिमिलरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में, तो क्या बनाते हैं? H2O। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर हुई बात? अगर मैं C कार्बन हूं, ठीक है, और A ऑक्सीजन है और B हाइड्रोजन है, तो कभी ना कभी A और B भी रिएक्ट करेंगे, और वहां से क्या बना? H2O। और यहां पर इन दोनों के एलिमेंट के मास की रेशियो क्या है? 2:16। 2:16। तो जो यहां से इनकी रेशियो आएगी, यहां से जो इनकी रेशियो आएगी वो कितनी है? 4:32 है। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो देखूं तो क्या आ रही है? 4:32। ठीक है, और यहां से कितनी आ रही है? 2:16। तो उनके डायरेक्ट कंबाइन होने पर उनके जो मास की रेशियो आएगी वो बराबर होगी किसकी? जब वो अलग अलग किसी कार्बन से जाके अटैच हुए थे, वहां पे जाके रिएक्शन हुई थी। यहां भी कितनी रेशियो है? 1:8। क्या ये बात सबको समझ में आई? पल्ले पड़ी, दिमाग में गई कि अगर मैं कार्बन हूं, ठीक है, इधर से A मुझसे जुड़ रहा है और इधर से B मुझसे जुड़ रहा है, तो इन दोनों के मास की जो रेशियो होगी, इन दोनों के मास की जो रेशियो होगी वो बराबर होगी किसके? कहीं और जा करके ये दोनों आपस में जुड़ गए, वहां पे जो रेशियो आएगी। बात समझ में आ रही हो? नोट डाउन कर लो इसको, किसी को नोट डाउन करना है तो। यहां पे फिक्स मास किसका है? कार्बन का है। अब देखो ये जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B, ठीक है, एक इसको मान लेते हैं, मान लो हाइड्रोजन को A मान लिया और इसको क्या मान लिया? B, ठीक है, दैट कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट C। वो फिक्स तो मैं था, थर्ड एलिमेंट, एक बार A जुड़ रहा आकर के और एक बार B जुड़ रहा आकर के, और दोनों का मास वेरिएबल है, लेकिन मेरा मास क्या है? फिक्स है। और C कौन है? यहाँ पे कार्बन है। C कौन है? यहाँ पे कार्बन है। इज आइदर द सेम, ठीक है, अब यहां पे फंसाता है वो। पहले बात किसकी बोली? रेशियो ऑफ वेट्स, ये रही उनके वेट की रेशियो।
ये रेशो या तो सेम होगी या होगी सम सिंपल मल्टीपल ऑफ दिस रेशो ऑफ वेट्स। ये कौन से वेट के बराबर होगी? जहां पर ए और बी डायरेक्टली एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे। बात क्लियर हुई? जब ये डायरेक्टली कंबाइन कर जाएंगे वहां पे जो मास की रेशो आएगी वो इस रेशो के बराबर होगी या फिर सम सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगी। सिंपल होल नंबर मल्टीपल। ये 1:8 आ गया तो ये 2:16 है। तो ये क्या है? सिंपल होल नंबर मल्टीपल ही तो है। बात क्लियर है सबको? समझ में आया? ये किसी से भी पूछ सकता हूं। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे चलें इस लो के बाद। देखो 6 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ सल्फर। क्वेश्चन को देख के कैसे पहचाना हमें? 6 ग्राम क्या दिया हुआ है? कार्बन। तो हमारे पास एक कार्बन है और ये क्या है? सल्फर है। इसने क्या बनाया? CS2। 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑल्सो कंबाइंड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन एक बार सल्फर के साथ कंबाइन हो रहा है और दूसरी बार में किससे कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन से। तो हमारे कार्बन जी ऐसे बैठे हुए हैं, एक तरफ सल्फर है और एक तरफ ऑक्सीजन है ना? तो अगर सल्फर और ऑक्सीजन है तो पहले केस में क्या बन रहा है? CS2 और दूसरे में बन रहा है क्या? CO2। कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। चांसेस क्या हैं? सल्फर और ऑक्सीजन एक दूसरे में भी कंबाइन करेंगे और वहां पे क्या बनाएंगे? SO2। क्या बनाएंगे? SO2। तो कॉमन तो भी कौन है? कार्बन है। ठीक है, वेरिएबल कौन है? सल्फर और ऑक्सीजन। और इन्होंने भी जाके यहाँ क्या किया? कंबाइन किया। ये तो स्टेटमेंट में बोल रहा है। तो ऐसे केस में कौन सा लॉ फॉलो होता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बात क्लियर है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसको भी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल रहा है क्या क्या है तो हमें उसका इजीली आइडिया लग जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? आगे चले। ठीक है, ये क्वेश्चन एक करके दिखाओ आप। ये क्वेश्चन टू एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन इन गैसियस स्टेट। दो एलिमेंट कंबाइन हुए हैं एक्स और वाई टू फॉर्म एक्स वाई इन द रेशियो ऑफ 1:35.5% बाय मास। रेशियो क्या दे रखी है? 1:35.5। तो एलिमेंट है बेटा जी एक एक्स और दूसरा क्या है? वाई। और इनके मास की रेशियो क्या है? 1:35.5। अगर ये 2 ग्राम ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? 71 ग्राम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इनके मास की रेशियो क्या है? 1:35। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझा देता हूं। अगर मास की रेशियो है, मास की रेशियो से मास में जाना हो तो कैसे जाओगी? मान लो यहां से मास है, मास निकालना है मुझे, ठीक है, तो कैसे जाऊंगा मैं मास में? बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, आगे जाके इसका यूज होने वाला है कुछ क्वेश्चंस में जब आप पढ़ते हो एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या था उसमें? देखो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, वेट कितना है? 12 है, इसका कितना है? 32 है। तो यहां पे जो मास की रेशो है वो कितनी है? 3:8। क्या है? 3:8। तो वापिस अगर ये मास की रेशियो की बजाय मुझे उसमें मास में जाना है तो मैं किसी कॉमन फैक्टर से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। और यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है ना? तो मास की रेशियो से वापस मास में जाना है इनके, तो मैं कॉमन फैक्टर से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। क्यों किया? क्योंकि यहां पे मैं किससे डिवाइड कर रहा था? KR से। तभी तो मेरी रेशियो आ रही थी, है ना? और रेशियो को फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दिया? उसी कॉमन फैक्टर से। ये तो हमें पता है यहाँ पे कि मैंने इसे किससे डिवाइड किया था? 4 से। तो मेरा समझाने का ये मतलब है कि जब रेशियो दी हुई हो और वहां से मास निकालना हो, क्या निकालना हो? मास, तो किसी कॉमन फैक्टर से मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो यहां भी कोई ना कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा,
तो अगर उस कॉमन फैक्टर को मैं x मान लूं, क्या मान लूं, x, तो इसका मास कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स, इतना ग्राम हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 35.5 इंटू एक्स ग्राम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतना ही बताना था बस इसको, मुझे इतना ही यूज होगा। ठीक है, तो x की कुछ भी वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पे, कितना लिया है 2 ग्राम, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2, तो y का वेट कितना हो जाएगा? अब समझ में आया कैसे 71 आया ही? पता चला अगर x 2 ग्राम हो गया है तो ये कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 2, 71 ग्राम। किसी को डाउट है क्या इसमें? वो तो बहुत इजी मेथड है, लेकिन ये मेथड डायरेक्ट है आपके लिए। क्या है? डायरेक्ट है। वैसे तो बच्चे यूनिटी मेथड से करेंगे इसको, 1 ग्राम 35.5 ग्राम, तो इसका 2 होगा तो कितना होगा 71 ग्राम। लेकिन मैंने ये आपको समझाया इसलिए है क्योंकि जब हम मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला करेंगे तो इसका बहुत बड़ा यूज होगा। तो रेशियो से जब एक्चुअल वैल्यू में जाते हैं तो कॉमन फैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। चाहे रेशियो मास की हो या रेशियो मोल की हो, किसी भी चीज की रेशियो, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं केमिस्ट्री की, कहीं पर भी अगर रेशियो होती है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? कॉमन फैक्टर से। मान लो मार्केट में हम कुछ सामान लेने गए, ठीक है, आपका नाम क्या है? जुनैद। मैं और जुनैद गए मार्केट में फल लेने के लिए, ठीक है, मेरे पास जो पैसे हैं वो 75 है। कितना है? 75। और जुनैद के पास 25 है, ठीक है। या उल्टा कर लेते हैं, जुनैद बहुत पैसे वाला है तो जुनैद के पास कितने हैं 75, और मेरे पास कितने हैं 25। तो नितेश और जुनैद, मेरे पास है 25, उसके पास कितने हैं 75। तो ये रेशियो कितनी आई? 1:3 आ रही है ना? अगर पैसों की रेशियो देखे जाए तो 1:3। लेकिन कोई मुझे ये बता दे कि टोटल रुपया इनके पास कितना है, 100 रुपया है, और दोनों की रेशियो कितनी है 1:3 है। तो मैं पैसे पे कैसे जाऊंगा? इसको किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा nx और z px। तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? ये रुपया प्लस ये रुपया ऐड करके किसके बराबर रख दूंगा? 100 के बराबर रखूंगा कि नहीं रखूंगा? x प्लस px किसके बराबर हो गया? 100 के। तो 4x इक्वल टू 100, और x की वैल्यू क्या आ गई 25। तो रेशियो से, अगर रेशियो से नंबर में जाना है, वेट में जाना है, अमाउंट में जाना है, किसी कॉमन फैक्टर से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। बात क्लियर है? ठीक है, यही काम हमने यहां पे किया है, और यही हम मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में भी करेंगे। ये चीज मैं आपको यहां पे याद दिलाऊंगा वहां पे जाने के बाद। सबको समझ आया? पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और फोर्थ वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वेरी गुड, चारों लॉ सबको क्लियर हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक दो लॉ की बात करेंगे। कौन से लॉ बच गए हैं? गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और दूसरा एवोगैड्रो लॉ। दोनों ही लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहां तक सब लोग पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है, और यहां तक रिवाइज करके आना है। और एक होमवर्क मैंने दिया है, क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, इसमें गो थ्रू होना, बीच में एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे जिसको आपको सोल्व करना है। होमवर्क के लिए दिया है ना मैंने एक दो क्वेश्चन। बात क्लियर है सबको? अच्छा, ये क्वेश्चन भी करके दिखाओ एक बार लास्ट, इसको तो उड़ा दोगे तुम लोग यार। इसको होमवर्क में देने वाला था, लेकिन अभी करो इसको। बस बात खत्म। ठीक है, जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो किसके है? प्रोडक्ट के बराबर है। और कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात क्लियर है? ठीक है, खत्म करते हैं आज इसको।